हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं। सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार राजस्थान। जैसा कि मैंने आपको वीकली शेड्यूल के अंदर बताया था कि हम राजस्थान के इतिहास की जो सीरीज चला रहे हैं बुधवार और गुरुवार को, उस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान के इतिहास में सभ्यताएं देख चुके थे। और अब हमारी चर्चा जो है, मैंने वहाँ पर भी आपको कहा था कि हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक राजस्थान के इतिहास की, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास जो है, मैंने कहा था उसको रोकने के पीछे उद्देश्य ये था क्योंकि है एक बहुत लंबा सा टॉपिक। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन मध्यकालीन इतिहास थोड़ा लंबा है और वो एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आधुनिक राजस्थान का इतिहास महत्वपूर्ण है। स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरएस जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। इसलिए हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है, किसान एवं मजदूर आंदोलन। किसान और मजदूर आंदोलन में सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। देखिए, ये वो किसान आंदोलन है जिसके बारे में मैं आपको फिलहाल इतना बता दूं कि इसको नहीं पढ़ा मतलब आपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपना एक नंबर गंवा दिया समझो। यानी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर नहीं आता है कुछ भी तो मान के चलें कि आप अपना नुकसान कर बैठोगे। एक सवाल फाइनली 99% मेरे हिसाब में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जरूर रहता है। इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिजोलिया किसान आंदोलन। अब तक आपने अपने घर पे भी बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ने का प्रयास किया होगा, ठीक है, और नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। आपने बिजोलिया किसान आंदोलन को किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा। आज की जो क्लास है वो आपको एज इट इज बिजोलिया किसान आंदोलन समझ में आ जाएगा। हालांकि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वह एक वीडियो में बनने वाला टॉपिक नहीं है, इसके हम पार्ट 2 बनाएंगे, लेकिन आपको पूरा का पूरा यहीं पर याद होगा। देखिए, मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की। बिजोलिया किसान आंदोलन किसी भी पुस्तक से पढ़िए, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़िए, एज इट इज समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली आंदोलन है क्या और ये आंदोलन कहना क्या चाहता है। लेकिन क्योंकि मुझे भी लगभग मैंने 25 बार इसको समझा, पढ़ा, मनन किया, तब जाके मुझे समझ में आया। तो बहुत ही टेढ़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है। ध्यान से सुनिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन एग्जैक्टली है क्या। तो बिना वक्त गंवाए शुरू कर लेते हैं इसको। देखिए, बिजोलिया जो है वह वर्तमान भीलवाड़ा में है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है बिजोलिया, ठीक है। पहले भीलवाड़ा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करते थे राजा रजवाड़ों के समय। तो यह मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठिकाना जहां पर ठाकुर साहब बैठते थे। देखिए, आपने लगभग सारी पुस्तकों में पढ़ा होगा कि 1527 ईस्वी के आसपास मेवाड़ के महाराणा सांगा ने खानवा युद्ध लड़ा था और सांगा जी ने इस बिजोलिया नाम की जागीर को किसी के नाम किया था। खैर, उस मुद्दे पर मैं बाद में आना चाहूंगा। पहली बात तो ये फैक्ट्स 100% नहीं, 1001% गलत है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, मैं दावा करता हूं, चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, ये बात भी गलत है। मैं बताता हूं एग्जैक्टली क्या हुआ था। देखिए, महाराणा सांगा ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था पाती परवण। पाती या पोती एक लोकल भाषा का शब्द है, मेवाड़ी भाषा का, जिसका अर्थ होता है हिस्सा, ठीक है। इस योजना के तहत महाराणा सांगा ने 7 राजा, 9 राव और 104 सरदारों का संगठन खड़ा किया था।
जिस संगठन में महाराणा सांगा के साथ में 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे बड़े सरदार थे। इन सब का उद्देश्य था कि भारत में फैली मुस्लिम रियासतों को भारत से निकालकर बाहर करना। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, भारत में फैली मुस्लिम रियासतों को भारत से निकालकर बाहर करना, यह उद्देश्य था महाराणा सांगा और उनके राजपूत संगठन का। ठीक है, तो इस संगठन के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको पता होगा महाराणा सांगा ने 1517 ईस्वी को खातौली का युद्ध लड़ा इब्राहिम खान लोदी के खिलाफ। 1518 ईस्वी में बाड़ी का युद्ध लड़ा इब्राहिम खान लोदी के खिलाफ। हम मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे 1519 में युद्ध लड़ा गागरोण का, मालवा सुल्तान महमूद शाह खिलजी के खिलाफ गागरोण का सेकंड युद्ध। 1520 में ईडर का युद्ध लड़ा महमूद शाह बेगड़ा के खिलाफ। 1527 फरवरी महीने में बयाना युद्ध लड़ा बाबर के खिलाफ और 1527 मार्च महीने में 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा महाराणा सांगा के खिलाफ, बाबर के खिलाफ। ये पांचों युद्ध हैं जो 6 युद्ध हैं वह महाराणा सांगा ने लड़े थे। टोटली ये सांगा के मुस्लिम सत्ता के खिलाफ युद्ध थे। ठीक है, मुस्लिम सत्ता के खिलाफ ये युद्ध थे। महाराणा सांगा को आपको पता होगा उन्हें हिंदू पथ भी कहते हैं, यानी हिंदुओं को रास्ता दिखाने वाला। और बाबर ने अपनी पुस्तक तुज़्क़े बाबरी या बाबरनामा में उन्हें हिंदू बादशाह कहा है। तो कुल मिलाकर इस राजपूत संगठन का जो महाराणा सांगा के साथ थे, उनका लक्ष्य था कि भारत में फैली मुस्लिम रियासतों को भारत से निकालकर बाहर करना। ठीक है, तो बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में। इस पॉइंट पे आ जाइए, बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में और ये पहले मालवा रियासत का हिस्सा था। तो महाराणा सांगा ने जब मालवा युद्ध लड़ा, मालवा के खिलाफ गागरोण का युद्ध लड़ा 1527 में नहीं 1519 ईस्वी में। ठीक है, उस युद्ध में मालवा सुल्तान महमूद शाह खिलजी को महाराणा सांगा और उनके राजपूताना संगठन ने हरा दिया था और मालवा रियासत पर इस राजपूत संगठन का कब्जा हो गया था, जिसमें 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। चूंकि महाराणा सांगा की योजना क्या थी, पाती परवण यानी पराये को भी हिस्सा देना, तो इसलिए मालवा रियासत को इन 7 राजाओं, 9 रावों और 104 सरदारों ने आपस में बराबर बांट लिया और यह हिस्सा आया था जगनेर के ठाकुर। जगनेर वर्तमान में भरतपुर है, भरतपुर में है। भरतपुर के ठाकुर अशोक परमार को दिया गया था। यह ठिकाना अशोक परमार को मिला था, जो कि जगनेर भरतपुर के ठाकुर थे। ठीक है, पहले इसको विज्यावली या विज्यावली कहा जाता था और इसका नाम था ऊपरमाल जागीर। ठीक है, तो भरतपुर के ठाकुरों को ये जमीन दी गई थी पाती परवण की योजना के तहत, न कि महाराणा सांगा ने कोई भरतपुर जगनेर के ठाकुरों पर कोई एहसान किया था, क्योंकि योजना में ये बात शामिल थी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बिजोलिया में अशोक परमार जगनेर के ठाकुर थे। पूरी बारीकी समझिएगा और आप इस वीडियो में या आप सेल्फ पढ़ाई करें तो आगे भागने की कोशिश मत कीजिएगा, मेरे साथ साथ चलिएगा, सब कुछ समझ में आएगा।
ठीक है। और यहां पर अगर आपने लिंक तोड़ा तो ये आंदोलन ऐसा है कि आप 25 बार मुझे समय लगा है, तो आप सोचिए आपको कितना समय लग सकता है। इसलिए वीडियो के साथ साथ चलिएगा, ठीक है। अशोक सिंह परमार को ये जागीर दी गई जो कि कहां के ठाकुर थे, जगनेर के। एक बात बताइए मुझे, अगर आप जयपुर के हैं, ठीक है, और आप अगर नौकरी करते हैं भरतपुर में, तो मुझे बताइए पैसा भरतपुर से कमा के कहाँ लगाओगे? भरतपुर में ही लगाओगे या जयपुर के लिए संभाल के रखोगे? अपने एरिया से प्यार होता है ना। तो एक बात बताइए, जगनेर के ठाकुर हैं जिनकी ये पुश्तैनी जागीर है, ऊपरमाल जागीर, ठीक है। तो यहाँ की जमीन से, यहाँ के लोगों से जगनेर के ठाकुरों को प्यार होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये दुनिया का दस्तूर है, जहां का व्यक्ति होता है अपने एरिया से लगाव रखता है, पराए एरिया से नहीं। बनी वो कहीं पर नौकरी करे, कहीं पे कुछ करे, वह सारा कुछ कमा के अपने गांव, अपने पैतृक गांव, अपने पैतृक शहर में लगाता है, ठीक है। तो ऊपरमाल जागीर जगनेर के ठाकुरों के लिए सिर्फ एक इनकम का सोर्सेस थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं थी। अब ध्यान दीजिएगा, अशोक परमार के बाद में यहां पर लगभग 20 पीढ़ियां ठाकुरों की बीती। इस 20 पीढ़ियों में 19वां ठाकुर था जिसका नाम था गोविंद सिंह परमार, और 20वां ठाकुर था जिसका नाम था कृष्ण सिंह परमार, ठीक है। तो दरअसल बिजोलियां, जिसको विज्ञावली या ऊपरमाल जागीर भी कहते हैं, यहां पर जो किसान थे या मजदूर थे, वह अधिकांश धाकड़ जाति के थे। तो ये एक तरह से धाकड़ जाति के किसानों का आंदोलन भी कहला सकता है। इस आंदोलन के 3 चरण हैं, हम तीनों चरण बारी बारी से बारीकी के साथ में देखेंगे। प्रथम चरण लगभग 1897 को शुरू होता है, खत्म होता है 1916-17 में, ठीक है। द्वितीय चरण जो लगभग 1916-17 से शुरू होता है, 1927 तक जाता है। और तृतीय चरण जो लगभग 1927 से शुरू होकर 1941 तक जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका नेतृत्व जो किया था, इस चरण का नेतृत्व वह साधु सीताराम दास ने किया था। जो मैं मानता हूं गलत है, ठीक है। मैं बात बताऊंगा कैसे गलत है, आपको भी समझ में आ जाएगा, और चैलेंज के साथ। दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। और तीसरे चरण का नेतृत्व किया था माणिक्यलाल वर्मा ने। ये गलत नहीं है, ये दोनों सही है, नेतृत्व करता, ठीक है। तो 3 चरण है बिजोलिया किसान आंदोलन के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले चरण की। पहले चरण की बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको। भारत पर लगभग 190 सालों तक ब्रिटिश शासन रहा। ब्रिटिश शासन, न कि अंग्रेजों का शासन, फर्क है अंग्रेजों और ब्रिटिश में, ठीक है। कभी मौका मिलेगा बताऊंगा। 190 वर्षों तक ब्रिटिश शासन रहा। आप मुझे बताइए, ब्रिटिश लोगों का उद्देश्य हिंदुस्तान में क्या था? शासन करना
या धन कमाना, मुनाफा कमाना। धन कमाना, वो तो व्यापारी थे, शाणे व्यापारी। तो आखिर में ब्रिटिश शासन है वह धन कमाते थे, तो धन कहां से आता था? जनता से। ठीक है, जनता से धन आता था। मान लो कि ब्रिटिश सरकार को 100 रुपए चाहिए, तो क्या ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश अधिकारी घर घर जाकर जनता से धन वसूलते थे? नहीं, उसके बीच में उन्होंने मीडिएटर रखे थे जिन्हें जागीरदार या जमींदार कहा जाता है, और स्थानीय राजा महाराणा वगैरह, ये मीडिएटर थे। ब्रिटिश शासन इनके जरिए जनता से धन वसूलते थे। एक बात बताओ, अगर ब्रिटिश शासन को 100 रुपए चाहिए तो जनता से जमींदार जागीरदार कितने वसूलेंगे? 500 रुपए। तो कुल मिलाकर जनता की नजर में मुजरिम कौन हुआ? जागीरदार, जमींदार। इसलिए तो इसी को तो किसान आंदोलन कहते हैं। और इन्हीं जमींदारों और राजाओं की जमीनें हड़पी ब्रिटिश शासन ने, इसको हम 1857 के रूप में देखते हैं। सीधी सी गणित मैंने शॉर्ट लैंग्वेज में समझाया आपको। तो ठाकुर कृष्ण सिंह परमार, चर्चा कर लेते हैं इनकी, कैसे हैं ये ठाकुर। 20वें ठाकुर कृष्ण सिंह परमार ने प्रथम चरण, अठारह सौ संतानवे से 1916-17, ठाकुर कृष्ण सिंह परमार ने बिजोलिया की जनता पर 84 प्रकार के कर लगा रखे थे। ऐसे ऐसे कर जिनके नाम सुनोगे तो आपको हंसी भी आएगी। 84 कर, 84 टैक्स। आप एक एक रुपया भी काउंट करें तो आप ये सोचो 84 रुपए तो ठाकुर साहब की हवेली को जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कर जैसे गोदड़ी रे लाग, राली रे लाग, घोड़े रे लाग, लाग बाग बैठ बेगार, बहुत सारे अंट शंट कर थे। ठाकुराइन ने, ठाकुर साहब की लुगाई ने अगर नया चूड़ा खरीदा तो चूड़े री लाग, ठाकुर साहब के घर में नया छोरा या छोरी हुई है तो चोरी गोदड़ी री लाग। इस प्रकार से कुल मिलाकर कृष्ण सिंह परमार के लिए बिजोलिया क्या था? एक इनकम का सोर्सेस था। यही तो मैंने कुछ देर पहले समझाया था आपको। तो मात्र एक इनकम का सोर्सेस था कृष्ण सिंह परमार के लिए बिजोलिया। ठीक है, कृष्ण सिंह परमार ने अंट शंट कर लगा रखे थे बिजोलिया की जनता पर, और ये सारे कर आप भी जानते हो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं थे। यह इसमें से बहुत सारे कर ठाकुर की खुद की जेबें भरने के लिए थे। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या था वो देख लेते हैं। प्रथम चरण की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, लाग बाग बैठ बेगार, आपने बहुत सारे कर सुने होंगे। बेगार मतलब एक तरह से ठाकुर साहब की हवेली पर या उनके खेतों पर मजदूरों को, ढाकड़ों को काम करना होता था, इसके बदले में कोई सैलरी नहीं मिलती थी। जैसे आपने बहुत सारी प्रथाएं सुनी होगी, हाड़ी या सागड़ी प्रथा, जिसमें बंधुआ मजदूरी एक तरह से होती है। सागड़ी रखा जाता है खेतों में, वो उसका पूरा परिवार जो है खेतों में दिन रात मेहनत करता है और सारा अनाज उगा के ठाकुर साहब की हवेली में देता है। ठीक है, और बदले में वो क्या करता है? सिर्फ खाना पीना करता है। ठीक है, तो बिना सैलरी के काम करवाना। ठीक है, तो 84 प्रकार के कर लगा रखे थे। बिजोलिया की जनता के हालात इतने खराब, बद से बदतर हो चुके थे कि उनके घरों में महीनों तक चूल्हा तक नहीं चलता था। बस इसी से परेशान होकर यहाँ पर 1897 ईस्वी में सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत हुई। कैसे हुई देखिएगा। 1897 ईस्वी के आसपास गिरधारीपुरा गांव के सरपंच, जिसका नाम था गंगाराम धाकड़,
पुस्तकों में लिखा हुआ कि गिरधारीपुरा गांव के अंदर गंगाराम धाकड़ के नुक्ता जिसे मृत्यु भोज भी कहते हैं, कहीं कहीं पर यहां पर लोकल लैंग्वेज में क्रियावर भी कहते हैं, के अवसर पर, क्या बताएं, हंसी आती है ऐसे पढ़ाने वालों को और पढ़ने वालों पर। गंगाराम धाकड़ नहीं मरा था, उसके पिता का नुक्ता था। उसके पिता मेहरजी धाकड़ की मौत हुई थी, उनका नुक्ता था, गंगाराम धाकड़ का नुक्ता नहीं था, मृत्यु भोज था। और आप भी जानते हो कि मृत्यु भोज के समय सारे लोग इकट्ठा होते हैं गांव वाले, और सरपंच साहब के पिता की मृत्यु हुई है तो डेफिनेटली गांव वाले तो इकट्ठा होंगे। तो वहां पर देखिए, शादी ब्याह हो या मृत्यु भोज हो, लोग इकट्ठा होते हैं तो क्या बातें करते हैं, नवरी बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बात कौन सी करते हैं ऐसे समय पर, जो करंट में मुद्दा चल रहा हो। जैसे कि अभी घर घर में कौन सी बातें होती हैं, कोरोना को लेकर बातें होती हैं, इलेक्शन आ रखे हैं तो इलेक्शन को लेकर बातें होती हैं। तो आप मुझे बताइए कि गंगाराम धाकड़ के पिता मेहरजी धाकड़ की मौत हुई है और वहां पर सारे गांव के लोग इकट्ठा हैं, तो यहां पर चर्चा किस बात को लेकर छिड़ेगी? चर्चा वही छिड़ेगी जो बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है। और बिजोलिया में सबसे जबरदस्त मुद्दा क्या चल रहा था? ठाकुर कृष्ण सिंह के अत्याचार, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले किसानों में आपसी वार्तालाप हुआ कि ये कृष्ण सिंह परमार बहुत अत्याचारी है, और क्या अत्याचार किया था उसने वो भी सुन लीजिए। देखिए, दो किसान थे, एक का नाम था नानजी भाई पटेल, ध्यान से सुनना इनको। नानजी भाई पटेल खेतों में गया हुआ था, ठीक है। नानजी का भाई ठाकरी पटेल घर में था, ये दोनों भाई थे, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ठाकरी घर पे था और ठाकरी की भाभी यानी नानजी की लुगाई भी घर पे थी। ठाकुर साहब के कुछ गुंडे आए और नानजी की लुगाई को घसीट कर हवेली ले जाने लगे, ठीक है। शायद कोई पुराना बकाया होगा, कोई टैक्स बाकी होगा। तो आप मुझे बताइए, गंगाराम धाकड़ के पिता के नुक्ता के समय कौन सी बात बहस का हिस्सा होगी, वार्तालाप का हिस्सा होगी, जो करंट में मुद्दा चल रहा है? तो यहां पर नानजी की पत्नी के साथ जो बर्ताव हुआ उसके बारे में लोग आपस में गिरधारीपुरा गांव में खुशफुसाहट करने लगे, ठीक है। और ये बात छिड़ी तो सारे किसानों ने कहा कि यह सिर्फ नानजी की लुगाई के साथ में नहीं हुआ है, ठाकुर के अत्याचार तो सब पे बराबर है, यह तो हमारे साथ में भी हुआ है। सब गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे कि 4-5 रोज हम उनके साथ हुआ, ऐसी बातें चलने लगी। तो कुल मिलाकर ठाकुर कृष्ण सिंह के अत्याचारों से सब भर चुके थे, सिर के ऊपर से पानी निकल चुका था। इसलिए सारे किसानों ने निर्णय लिया, किसानों का निर्णय, धाकड़ किसानों का निर्णय कि वे शिकायत करेंगे, क्योंकि ठाकुर कृष्ण सिंह के ऊपर भी तो कोई है। तो ठाकुर कृष्ण सिंह के ऊपर कौन है? ये रियासत मेवाड़ की है। तो मेवाड़ महाराणा से, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी से शिकायत करेंगे। सारे किसानों का निर्णय था, ठीक है। अब यार, शिकायत की बात तो सबने कर ली, कृष्ण सिंह के अत्याचारों की शिकायत वे महाराणा से करेंगे, लेकिन एक बात समझाइए मुझे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? ठाकुर साहब के लठ थोड़ी खाने हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना, उनको फिर डर नहीं लगता। चूंकि नानजी और ठाकरी पर बीती थी,
इसलिए इन दोनों ने निर्णय लिया कि हम शिकायत करने के लिए जाएंगे। पहली बार किसानों ने हिम्मत की, ठीक है, कि वे महाराणा फतेह सिंह से कृष्ण सिंह की शिकायत करेंगे। अब महाराणा फतेह सिंह उनकी शिकायत सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। मैंने कहा था एक वीडियो में ये टॉपिक नहीं समाने वाला है, ठीक है। लेकिन जाने से पहले एक चर्चा जरूर करूंगा मैं यहां पर कि महाराणा फतेह सिंह से ठाकरे और नानजी शिकायत करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और उनके ऊपर ये बीती है। इस दरमियान आपको कहीं पर भी साधु सीताराम दास नजर आया क्या? नहीं, साधु सीताराम दास पहले चरण का हिस्सा है ही नहीं, और है तो कहां है, कब है, ये मैं बात बताऊंगा अगले वीडियो में। अब तक साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन में हाईलाइट नहीं हुए हैं, और अगर कोई पूछ ले कि साधु सीताराम दास ने प्रथम चरण का नेतृत्व किया था, तो मैं कोर्ट जाने के लिए तैयार हूं। कभी भी एक आध नंबर कम पड़ जाए ना, तो कांटेक्ट भी, हिस्ट्री के साथ खेलता हूं मैं। खैर, फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।